सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़े अपने चैनल स्टडी फॉर जीके थोड़ा स्वागत है। आज गल करांगे इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज आप शुरू की है, थ्योरी बेस्ड जो सीरीज शुरू की है उसके सैकेंड चैप्टर की। ठीक है, और सैकेंड चैप्टर जो है वो है अपना प्रैम्बल। तो बिना देरी शुरू करते हैं। देखो प्रैम्बल की गल करिए, प्रैम्बल जिसनों तुसी प्रस्तावना के नाम नाल जानते हो, और ये प्रस्तावना जो शुरू होंगी है वो किन्ना शब्दां नाल शुरू होंगी है। तो ये भी तुसी याद रखियो, वी द पीपल। ठीक है, वी द पीपल नाम के शब्दां तो प्रैम्बल जो है वो अपना शुरू होता है। अगर मैं प्रैम्बल की डेफिनेशन की गल करा तो तुसी ये कह सकते हो कि अ प्रैम्बल इज अ स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन the purpose of the document and the principle on which the document is based। सिंपल भाषा विच अगर मैं गल करा तो एक पूरी दी पूरी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह इसकी बनती है। प्रस्तावना एक दस्तावेज विच एक कथन है जो उस दस्तावेज के उद्देश्य अते उस दस्तावेज विच जो विचारधारा है, ठीक है, या वो दस्तावेज किस विचारधारा ते आधारित है दी व्याख्या करता है। तो प्रैम्बल दे विच तुसी ये कह सकते हो कि कोई भी थोड़ा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट दे विच एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है उस डॉक्यूमेंट के परपज नू, और वो डॉक्यूमेंट किन्ना सिद्धांतां ते आधारित है इसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये सी प्रैम्बल की डेफिनेशन। प्रैम्बल नू तुसी किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज भी कह सकते हो, जिवें कि अपने इस चैप्टर दे विच कॉन्स्टिट्यूशन दे फर्स्ट पेज नू तुसी प्रैम्बल कह सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज होएगा उसनू ही तुसी प्रैम्बल जिहड़ा हैगा वो कह सकते हो। प्रैम्बल दे लई कुछ स्टेटमेंट दित्तियां गईयां हैं, या कह लो कि प्रैम्बल नू एक्सप्लेन किया है किस पर्सनस ने, जिन्हां विचों कहा गया कि प्रैम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साडे संविधान दा एक आइडेंटिटी कार्ड है प्रैम्बल। ठीक है, तो प्रस्तावना नू साडे संविधान दा आइडेंटिटी कार्ड किसने मन्निया, अगर तुहानू पूछ लें तो वो है NA पालकीवाला। तो एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुहाडे लई बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द मेन पर्पज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अगर मैं प्रैम्बल की गल करा तो प्रैम्बल जिहड़ा है वो एस्टैब्लिश करता है या एक्सप्लेन करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पर्पज। ठीक है, तुम इसको इस तरह कह सकते हो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य स्थापित किया जाता है। ठीक है, और अगर तुहानू पूछ लें कि जी जो प्रैम्बल है, ठीक है, जिसको तुसी प्रस्तावना बोलते हो, एक केड़ा संविधान सी जिस दे विच प्रस्तावना शामिल की गई। वो पहला संविधान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिस दे विच प्रस्तावना नू शामिल किया गया तो वो सी US का कॉन्स्टिट्यूशन। और इथों ये साफ पता चलता है कि अगर आपां भी गल करिए कि अपने प्रैम्बल के कॉन्सैप्ट नू आपां कित्थों बोरो किया, तो वो भी आपां अमेरिका तो ही बोरो किया है। तो आइडिया ऑफ द प्रैम्बल जो बोरो किया गया, ये किस देश तो बोरो किया, ये किया अमेरिका तो। The preamble of the Indian Constitution is based on the ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखो अगर तुहानू पूछ लें कि प्रैम्बल किस ते आधारित है तो ये है उद्देश्य प्रस्ताव ते। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब की होया, देखो जदों आपां कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली पढ़ी, जदों आपां कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली पढ़ी तो उहदे विच मैं तुहानू 3 मीटिंग दसियां। 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग, 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग और 13 दिसंबर 1946 की मीटिंग। और ये जो 13 दिसंबर 1946 की मीटिंग हुई सी, इस दे विच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक लैटर पढ़िया गया सीगा, और ये लैटर संसद विच या पार्लीमेंट दे विच पढ़िया, और इस लैटर नू ही बोलिया जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव। क्यों? क्योंकि इहदे विच ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साडे संविधान बारे जिक्र किया कि जो साडा संविधान है वो किन्ना प्रिंसिपल्स ते आधारित होएगा, किन्ना उद्देश्यां ते आधारित होएगा। और उसे ही स्पीच नू, उसे ही लैटर नू बाद विच बना लिया गया ऑब्जेक्टिव
रेजोल्यूशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना जिहड़ा है उसका बेस की है, किस बेस ते आधारित है, तो वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। आई थिंक इत्थों तक की कहानी ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी पूरी समझ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ आ गई होगी। ਪ੍ਰੈम्बल जो है इस ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। तो साडी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा इसने जो प्रैम्बल ਨੂੰ प्रस्तावना ਨੂੰ अडॉप्ट किया, ਇਹ ਕੀਤਾ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ और इस ਨੂੰ लागू किया गया सी 26 जनवरी 1950। तो इस तरह प्रैम्बल जो है उसਨੂੰ अडॉप्ट किया गया और उसਨੂੰ ਸਾਡੇ संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ लागू किया गया। चलते हैं नेक्स्ट। देखो जो प्रैम्बल है, ठीक है, इस दे विच अमेंडमेंट की गई सी, प्रैम्बल दे विच अमेंडमेंट की गई सी 42वीं अमेंडमेंट 1976। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈम्बल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ जस्ट वन टाइम, सिर्फ एक बार साडे प्रैम्बल दे विच हुण तक अमेंडमेंट हो चुकी है और ये अमेंडमेंट है 1976 दी 42वीं अमेंडमेंट। और ऐसे ही 42वीं अमेंडमेंट नूं जिहड़ा सीगा ओ लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम नाल भी जानिया जाता है, क्योंकि इहदे विच सब तो ज़्यादा अमेंडमेंट जिहड़ियां सीगियां कीतियां गईयां सीगियां। और इस अमेंडमेंट दे विच की होया कि इस अमेंडमेंट दे विच तीन नवे शब्द इंक्लूड किए गए सीगे। सोशलिस्ट जिन्हों तुसी बोलते हो समाजवादी, सैकुलर जिसनों तुसी बोलते हो धर्म निरपक्ष, और इंटीग्रिटी जिसनों तुसी बोलते हो अखंडता। अखंडता। तो ये तीन शब्द जिहड़े सीगे वो शामिल किए गए सी। मैं तुहानूं ये भी दसदा कि ये शब्द कित्थे यूज किए गए, ठीक है, प्रैम्बल दे विच कित्थे ये शब्द जिहड़े सीगे वो यूज किए गए सी। तो अमेंडमेंट करन करके अमेंडमेंट जदों हुई तो उस समय जो सोशलिस्ट शब्द है, ठीक है, अते जो सैकुलर शब्द है, ठीक है, इन्हां नूं ऐड किया गया सीगा दो शब्दों के विच। एक है अपने कोले सॉवरियन अते डेमोक्रेटिक। तो कहने का भाव सोशलिस्ट अते सैकुलर ये दो शब्द शामिल किए गए सॉवरियन अते डेमोक्रेटिक दे विचकार। पहली चीज तो याद रखियो। दूसरी चीज तुसी ये याद रखनी है कि पहला साडे संविधान दे विच जो सी वो सीगा यूनिटी ऑफ द नेशन। मैं इत्थे लिख देना यूनिटी ऑफ द नेशन। तो इस शब्द नूं चेंज करके इस शब्द नूं चेंज करके रख दिता गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये चीज़ां तुसी याद रखनी है, ठीक है, रेयर ही मतलब तुहानूं किताबां च मिलनी है, बट फिर भी इस कॉन्सैप्ट नूं याद रखना है। लेकिन ये अमेंडमेंट होने तो पहला ये जो अमेंडमेंट हुई इस अमेंडमेंट नूं होने तो पहला एक जो सीगी बहस छिड़ी, ठीक है, एक बहस छिड़ी कि जी प्रैम्बल दे विच अमेंड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब प्रस्तावना दे विच चेंज हो भी सकता है या नहीं हो सकता, सोध हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो इस चीज नूं लैके दो केस आपां नूं डिस्कस करने पैंदे ने और वो टू केस जो सीगे सुप्रीम कोर्ट दे वो केड़े-केड़े सी। एक सीगा बीरूबारी यूनियन केस जो 1960 दे विच आया और एक सीगा केशवानंद भारती केस जो 1973 दे विच आया। काफी इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस, क्योंकि ये केस गवर्नमेंट ऑफ केरला दे वर्सेस होया सीगा और इस केस दे लई जो बेंच बैठा सीगा वो 13 जजां दा बेंच जिहड़ा सीगा वो बैठा सी। तो ये तुसी याद रखना है कि लार्जेस्ट बेंच है जो हुण तिकर दा बैठा सीगा, ठीक है। तो याद रखना है केशवानंद भारती केस 1973 दे विच आया और बीरूबारी यूनियन केस 1960 दे विच आया। तो इन्हां दोनों ने अलग अलग जिहड़े सीगे इस दोनों केसां दे विच अलग अलग फैसला आया। पहले केस दे विच जो बीरूबारी यूनियन केस सी 1960 दा, इस दे विच फैसला आंदा है कि प्रैम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब साडे संविधान दा
ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪਾर्ट नहीं है और अगर ये पार्ट नहीं है तो इस दे विच अमेंड भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ इज द नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾर्ट नहीं है और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ नहीं ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 1973 ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। तो केशवानंद भारती केस 1973 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ तो ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾर्ट है ਪ੍ਰੈਂਬਲ और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ मतलब केशवानंद भारती केस 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਤੇ पार्ट 20 और आर्टिकल 368 लागू किए जा सकते हैं। तो पार्ट 20 ਅਤੇ आर्टिकल 368 ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि अमेंडमेंट की जा सकती है। तो ये भी चीज तुसी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ याद रखनी है। उस तो बाद एक होर केस आया जिसको बोलते हैं LIC ਦਾ केस। LIC 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ केस आया और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾर्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾर्ट ਹੀ ਹੈ और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। और फिर 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ और 3 ਸ਼ਬਦ इंक्लूड किए गए साडे संविधान दे विच। लेकिन याद रखियो ये जस्ट वन टाइम अमेंडमेंट सीगी प्रैंबल दे विच। आई थिंक इथों तक दी कहानी तुहानू पूरी जिहड़ी हैगी है वो समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलदे हैं। उस तो बाद हुण आपां गल करांगे कि अपने प्रैंबल या अपने प्रस्तावना दे विच किहड़े-किहड़े शब्दां नू ऐड किया गया, मतलब कीवर्ड इन प्रैंबल। तो प्रैंबल दे विच कीवर्ड किहड़े ने जो शामिल किए गए और जिन्हां बारे आपां नू डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो सब तो पहला जो अपने कोल शब्द आता है वो है सॉवरियन। सॉवरियन की गल करा जिसनू तुसी बोलदे हो प्रभुसत्ता। ठीक है, जिसनू तुसी बोलदे हो प्रभुसत्ता। एक्चुअल दे विच ये जो सॉवरियन शब्द है, ये जो प्रभुसत्ता शब्द है, ये कित्थों लिता गया सी? तो याद रखियो ये बोरो किया गया है साडे संविधान दे विच फ्रांस दे कॉन्स्टिट्यूशन तो इट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज तुसी याद रखनी है। ठीक है, एक्चुअल दे विच होया की सीगा, ठीक है, ओदी मैं तुहानू डिटेल जिहड़ी है वो दसदा है। देखो इंडिया ने जो अडॉप्ट किया सी सॉवरेनिटी वो 26/1/1950 दे विच अडॉप्ट किया सी। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ 1947 ਚ आजाद होए और 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੌਵਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ? तो देखो इंडिया ਜਦੋਂ आजाद होया तो इंडिया ਕੋਲੇ दो ऑप्शन ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਮੀਨੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। डोमिनियन स्टेटस का सिंपल मतलब ये सीगा कि जो कंट्रोल रहेगा, ठीक है, जो कंट्रोल रहेगा वो इंग्लैंड का ही रहेगा, लेकिन जो सरकार चलेगी, ठीक है, वो किहदी होएगी? वो इंडियन लोगों की सरकार होएगी। ठीक है, तो ये सी डोमिनियन। ठीक है, तो जिवें कि आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वर्गे देशों के विच पहला ही ब्रिटिश जिहड़ा सीगा वो इस तरह की ही पॉलिसी यूज कर रहा सीगा। ठीक है, तो सानू भी एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि तुसी भी डोमिनियन स्टेटस जिहड़ा हैगा वो लै सकदे हो, ਜਾਂ फिर तुसी सॉवरियन लै सकते हो, मतलब पूरी प्रभुसत्ता ही लै सकते हो। तो इंडिया ने सब तो पहला अडॉप्ट किया जिहड़ा सी वो डोमिनियल स्टेटस अडॉप्ट किया सीगा 15 अगस्त 1947 तो लैके 26/1/1950 तक। ठीक है, तो इस टाइम तक असी डोमिनियल रहे, लेकिन 26/1/1950 दे विच असी पूरी तरह जिहड़े सीगे वो सॉवरियन जिहड़े सी वो हो गए सीगे। तो ये चीज तुसी याद रखनी है कि कदों 15 अगस्त 1947 तो बाद असी डोमिनियल स्टेटस नू अडॉप्ट किया सीगा। ठीक है, और 26/1/1950 नू असी जिहड़ा सीगा वो सॉवरेनिटी नू अडॉप्ट जिहड़ा सीगा वो कीता सीगा। तो ये कहानी तुसी थोड़ी है याद रखनी है। आगे चलते हैं। उस तो बाद जो अपने को शब्द आता है उसका नाम है सैकुलर। देखो सैकुलर का मतलब की है? तो सैकुलर का मतलब है धर्म निरपक्ष। ठीक है, धर्म निरपक्ष। द वर्ड सैकुलर जिहड़ा सी उसनू ऐड किया गया सी 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा। ये आपां पहला भी गल कर चुके हैं। और सैकुलर दी डेफिनेशन, सैकुलर का मतलब की हुंदा है? देखो सैकुलर का मतलब हुंदा है कि गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं हैगा।
ठीक है। नो ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜਨ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 23 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। तो नो रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार का कोई धर्म नहीं हैगा, हरेक व्यक्ति ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखनी है कि साडा जिहड़ा देश है वो एक सैकुलर देश है, क्योंकि साडे देश दे विच कई धर्म पाए जाते हैं, कई जातां पाईयां जांदियां और इस करके हरेक व्यक्ति नूं हरेक किसी भी धर्म नूं मनण दी पूरी पूरी आज़ादी जिहड़ी आ ओह ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਤੰਤਰਸ਼ਾਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ठीक है। और लोकतंत्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन दी हैगी है और ये डेफिनेशन सबनों ही पता है, इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेमोक्रेसी कितने हो सकती है, किस देश के विच डेमोक्रेसी का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो यूज किया जा सकता है जिथे टू या मल्टी पार्टी सिस्टम होवे। और तुहानू पता ही है कि इंडिया दे विच जो फॉलो किया जाता है वो मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, क्योंकि हमेशा ही मल्टी पार्टी सिस्टम दे विच डेमोक्रेसी जिहड़ी है वो सक्सेसफुली काम कर सकती है। अगर मैं डेमोक्रेसी की गल करा तो डेमोक्रेसी दो तरह की तुहानू देखने को मिलती है, डायरैक्ट डेमोक्रेसी अते इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की होंदी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की होंदी है, इसकी आपां चर्चा करते हैं। तो इत्थों तक तुहानू कहानी समझ आ गई होगी। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की गल करा तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नू तुसी बोल सकते हो प्योर डेमोक्रेसी। ठीक है, और इस प्योर डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के विच की हुंदा है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जिस दे विच जो सिटीजन है वो एक्सप्रैस करते हैं अपने व्यूज या अपने डिसीजंस ऑन लॉ। मतलब अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो उस कानून के बनाने के पीछे लोगों की जिहड़ी है वो राय लीती जाएगी, राय लीती जाएगी या डिसीजन जिहड़ा सीगा वो लिता जाएगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है हरेक कंट्री दे विच सक्सैसफुल नहीं हो सकती, ये उस कंट्री दे विच सक्सैसफुल हो सकती है जिथे पॉपुलेशन जिहड़ी है वो घट होएगी। ठीक है, जिवें कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इत्थे तुसी कह सकते हो कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो स्विट्जरलैंड वर्गे देशों के विच तुहानू देखण नू मिलती है। और हुण तां तुसी ये मान सकते हो कि इंडिया जिहड़ा हैगा वो पॉपुलेशन के आधार पर नंबर 1 आ गया है, ये सब नू तुहानू पता हुण चल ही गया होगा। चाइना नू आपां पिछे जिहड़ा हैगा वो छड्डता है। ठीक है, खैर गल करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कितने होएगी जिथे पॉपुलेशन घट होएगी और स्विट्जरलैंड एक ऐसी एग्जांपल है जिथे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। अगर मैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की गल करा तो देखो एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की होंदी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नू तुसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल सकते हो। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की होएगा, इस दे विच जो सिटीजन होंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलैक्ट करनगे टू मेक लॉ, कानून बनाने लई। ठीक है, मतलब लोगों के बिहाफ ते कानून बनाने लई जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं लोगों वालों उसनू ही बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जिवें इंडिया या यूएसए वर्गे देशों के विच इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिहड़ी है उत्थे यूज की जाती है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी जिहड़ी है वो अगे दो तरह की देखने को मिलती है, एक है प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक है पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देखते हैं कि प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की होंदी है और पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की होंदी है। तो देखो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर मैं गल करा तो इस दे विच जो ओरिजिनल हैड होएगा गवर्नमेंट दा वो प्रेजिडेंट ही हुंदा है। और जिवें कि यूएसए दे विच तुहानू प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलेगी। दा सिंपल मीनिंग ये है कि उस देश दे विच जो प्रेजिडेंट होएगा वो रियल हैड होएगा और उस समय जो पार्लियामेंट होएगी वो नॉमिनल हैड होएगी। मतलब प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे विच जो पावर होएगी वो प्रेजिडेंट कोले होएगी ना कि संसद कोले। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद रखनी है। और पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिहड़ा हैगा देयर आर द
टू हैड ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप पार्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की गल करिए तो इस दे विच तुहानू दो तरह के हैड दिखाई देंगे हैं, एक है रियल हेड और एक है नॉमिनल हेड। अगर मैं रियल हेड की गल करा तो इतने रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होएगा और जो नॉमिनल हेड होएगा वो होएगा प्रेसिडेंट। मतलब कहने का भाव अगर मैं पार्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की गल करा तो इस दे विच जो रियल हेड हुंदा है वो हुंदी है संसद और संसद के मुखी तुहानू पता ही है वो पीएम हुंदे ने। और अगर तुहानू पूछ लें कि नॉमिनल हेड कौन होएगा तो इतने नॉमिनल जो हेड बनेगा वो बनेगा तुहाडा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कोले पावर हुंदी है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। प्रेसिडेंट की पावर का इस्तेमाल जिहड़ा है वो पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आधार पर ही किया जाता है और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया। तो पार्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुहानू इंडिया दे विच देखण नू मिलती है। आई थिंक इत्थों तक दी कहानी तुहानू समझ आ गई होगी। उस तो बाद है अपने कोले सोशलिस्ट। अगर मैं सोशलिस्ट की गल करा तो सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी, ठीक है। एंड द वर्ड सोशलिस्ट जिहड़ा है ये ऐड किया गया सी अपने प्रैम्बल दे विच 42वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा, ठीक है। और सोशलिस्ट पैटर्न जो है सोसाइटी का, ठीक है, इंडियन ने अडॉप्ट किया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब की है, इसका मतलब है लोकतंत्री समाजवाद। ये तुसी याद रखना है, लोकतंत्री समाजवाद। और इस लोकतंत्री समाजवाद के आधार पर तुसी कह सकते हो कि समाज के विच जो बुराइयां उन्होंने खत्म करना है। तो लोकतंत्री समाजवाद के आधार पर समाज के विचों जो 6 बुराइयां उन्होंने खत्म करने की गल जिहड़ी है वो की जाती है। और 6 बुराइयां वो किहड़ियां-किहड़ियां उन्होंने अगर गल करिए तो एलिमिनेट करने ने 6 इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी। और वो 6 बुराइयां किहड़ियां-किहड़ियां है, एक है अपने कोले पावर्टी, एक है डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जिन्हों तुसी नॉर्मली कुपोषण, ठीक है, कुपोषण बोलते हो उसनों खत्म करना, अनटचेबिलिटी मतलब छूत-छात की अगर गल करा, ठीक है, और इग्नोरेंस या निगलेंस की गल करिए तो इसका मतलब है अज्ञानता या तुसी इसनों जिहड़ा हैगा वो लापरवाही भी बोल सकते हो। पावर्टी का मतलब हो गया गरीबी, ठीक है। और उस तो बाद है डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है। और इनइक्वालिटी का मतलब की हो गया, तो इनइक्वालिटी का जिहड़ा मतलब हो गया वो हो गया जी अपने कोले असमानता, ठीक है। तो इस तरह जो अपने समाज के विच ये 6 बुराइयां उन्होंने लैमीनेट करना है, ठीक है। और इन 6 बुराइयां खत्म करने के लिए ही अलग अलग जिहड़ा सीगा वो कॉन्सैप्ट यूज किए जाते हैं। तो इन्नी गल तुसी याद रखनी है। उस तो बाद आ गया अपने कोले रिपब्लिक में। अच्छा, रिपब्लिक का मतलब की होंदा है? देखो, अगर आप गल करिए रिपब्लिक की तो रिपब्लिक का मतलब होंदा है गणतंत्र, ठीक है। और गणतंत्र का मतलब की है, देखो गणतंत्र रिपब्लिक का मतलब है कि जो अपना हेड होएगा, जो अपना प्रेसिडेंट होएगा, ठीक है, वो प्रेसिडेंट जद्दी ना होके बल्कि वो इलेक्टेड होएगा। मतलब उसकी वोटिंग्स पैणगियां। तो जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन के आधार पर ही चुनिया जाता, मतलब जद्दी रूप दे विच उसनूं जिहड़ा सीगा वो नहीं चुनिया जाता, ठीक है। तो ये चीज तुसी याद रखनी है कि रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र और गणतंत्र दे विच जो साडा हेड होएगा उसनूं इलैक्ट किया जाता है, ना कि उसनूं वंश के आधार पर या वंशिक रूप विच उसनूं नहीं चुनिया जाता, ठीक है। तो वंशिक रूप नहीं है बल्कि इलैक्शन प्रोसैस के द्वारा ही चुनिया जाएगा। कुछ फ्यू वर्ड है जो साडे संविधान दे विच ऐड किए गए हैं, लाइक दैट जस्टिस, फ्रीडम, इक्वैलिटी। जस्टिस की गल करिए तो सानू पोलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस दिता हुआ है। फ्रीडम की गल करिए तो फ्रीडम, फ्रीडम टू प्रोटेक्ट पीसफुली, ठीक है, कई तरह की सानू फ्रीडम जिहड़ी है वो दी गई है। और इक्वैलिटी की गल करिए तो सानू जिहड़ा हैगा स्टेटस दे विच इक्वैलिटी दी गई है, अपॉर्चुनिटीज दे विच इक्वैलिटी जिहड़ी है वो तुहानू दी गई है। तो आई थिंक तुहानू प्रैम्बल का कॉन्सैप्ट जिहड़ा सीगा वो क्लीयर हो गया होगा। हुण आपां गल करदे हैं कि प्रैम्बल दे विच जो वर्ड शामिल किए गए हैं उन्हां नू शॉर्ट दे विच तुसीं किवें याद रखना है। देखो हुण आपां स्टार्ट करदे हैं। देखो आपां गल करदे हैं प्रैम्बल दी,
ठीक है, मैं तुहानू दस रहा जस्ट प्रैम्बल के वर्ड जिहड़े है वो तुसी किवें याद करने कि किहड़ी वर्डिंग जिहड़ी है वो प्रैम्बल दे विच ऐड की गई है। देखो इसनू तुसी इस तरह याद रख सकते हो, एस 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 डी आर और उस तो बाद जे एल ई एफ आई। ठीक है, जलेबी हुंदा ना तो जलेबी कर लो। ठीक है, तो इस दे विच की है अपने को जो पहला एस है इसनू बोलते हैं सॉवरियन, इसनू बोलते हैं सोशलिस्ट, इसनू बोलते हैं सैकुलर। इस एस का मतलब है सैकुलर, इसका मतलब है डेमोक्रेसी और इसका मतलब है रिपब्लिक। ठीक है, इसका मतलब है अपने कोले जस्टिस, इसका मतलब है अपने कोले लिबर्टी, इसका मतलब है इक्वैलिटी, इसका मतलब है अपने कोले फ्रैटर्निटी जिन्हों तुसी बोलते हो भाईचारा। ठीक है, और आई का मतलब है इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है, तो ये शब्द है जो आप यूज जेडे है वो करने होंगे हैं। हुण देखो अगर मैं इत्थे इस चीज का मतलब एक लिंक बनादा सोशलिस्ट, दूसरा सैकुलर, ठीक है, और तीसरी गल करिए आप इंटीग्रिटी की, तो ये जो तीन शब्द आप दिते सोशलिस्ट, सैकुलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये जो तिने दे तिने शब्द जिहड़े है वो शामिल किए गए सीगे 42वीं संविधानिक सोध 1976 द्वारा, ये तुसी याद रखना है। ठीक है, उस तो बाद अगर मैं गल करा रिपब्लिक शब्द, तो रिपब्लिक शब्द जिहड़ा सीगा ये फ्रांस तो लिता गया। ठीक है, ये तुसी याद रखना है। और जो जस्टिस शब्द है, ठीक है, जो जस्टिस है और तुहानू जस्टिस काहदा मिलेगा, मैं तुहानू दस्या कि पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तुहानू सोशल जस्टिस मिलेगा और तुहानू इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। और ये जो जस्टिस शब्द है या जस्टिस का जो कॉन्सैप्ट है ये 1917 के रशियन रेवोल्यूशन तो लिता गया, ये तुसी याद रखना है। उस तो बाद लिबर्टी, इक्वैलिटी अते फ्रैटर्निटी जो है ये कित्थों लिता गया, तो ये 1799 दे विच जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। ठीक है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन तो जिहड़ा सीगा ओह लिता गया सीगा। ठीक है, तो इस चीज नूं तुसी याद जिहड़ा हैगा ओह रखना है। उस तो बाद जो अपने कोले इंटीग्रिटी है, सोशलिस्ट है और सैकुलर है, ये तिने दे तिने मैं तुहानू दसे कि 42वीं संविधानिक सोध द्वारा शामिल किए गए और इस सोध नूं ही की बोलते हैं आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम नाल भी याद करते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट नूं किया जाता है, तो ये तुसी याद कर सकते हो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है वो 42वीं संविधानिक सोध 1976 नूं जिहड़ा सीगा वो किया जाता है। ठीक है, तो ये सीगा प्रैम्बल नूं तुसी शॉर्ट दे विच अगर तुसी याद करना है तो इस तरह कर सकते हो। और अगर पूछ लें कि जस्टिस किस रेवोल्यूशन द्वारा लिता और लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी किस रेवोल्यूशन के द्वारा लिती, तो वो भी तुसी याद कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ कर लो, बेल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस ਤੁਹਾਨੂੰ समय सिर मिल सकन और तुसी मैनू फॉलो कर सकते हो। ठीक है, YouTube ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है YouTube का चैनल, Instagram ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, स्टडी फॉर जीके 1980 ऑफिशियल ਤੇ और Facebook पेज भी है अपना स्टडी फॉर जीके ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF प्रोवाइड कर ਦਿੱਤੀ जाऊगी और ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ भी ਤੁਸੀਂ ज्वाइन कर सकते हो और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ PDF ਜਿਹੜੀ प्रोवाइड ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। तो थैंक यू।